हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 10 प्रश्नावली 1.1 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 4 और प्रश्न नंबर 5 हल कराने वाला हूँ। लेकिन ये तीनों प्रश्न हल करने से पहले आपको एक प्रमेय सीखनी होगी जिसका नाम है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, क्योंकि ये तीनों के तीनों प्रश्न यूक्लिड विभाजन प्रमेय के माध्यम से हल किए जाएंगे। इन तीनों प्रश्नों में थोड़ा थोड़ा अंतर है। आपको ये प्रश्न बहुत ही आसान लगेंगे अगर आप थोड़ा धैर्य रखकर इन प्रश्नों को सीखते हैं। और इन तीनों प्रश्नों में से एक प्रश्न बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का अक्सर कर पूछा जाता है, तो थोड़ा पेशेंस रखकर आपको इन प्रश्नों को समझना है। तो सबसे पहले हम सीख लेते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय की परिभाषा यहाँ पर आपको दी गई है कि दिए गए दो धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान हैं कि यहाँ पर आपको शर्त दी गई है। आपको इस प्रमेय का एक एक वर्ड मैं आपको समझाने वाला हूँ ताकि आपको तीनों प्रश्न हल करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर दिया गया है, दिए गए दो धनात्मक पूर्णांक, दिए गए कितने? 2। और वो धनात्मक पूर्णांक कौन से दिए गए हैं? a और b। तो सबसे पहली बात क्लियर हो गई, a और b धनात्मक पूर्णांक हैं। ठीक है, बेटर ये रहेगा कि इस प्रमेय को हम उदाहरण के माध्यम से सिद्ध करते हैं। जैसे यहां पर मैंने मान लिया एक संख्या मैंने ले ली 3, एक संख्या मैंने ले ली 3 और उससे मैंने भाग दे दिया 17 में। तो परिभाषा में यहां पर दिया गया था कि दिए गए दो धनात्मक पूर्णांक a और b। पूर्णांक क्या होते हैं वो ही आपको पता है। पूर्णांक वो संख्याएं होती हैं जिसमें 0 भी होता है, प्लस की भी संख्याएं होती हैं और माइनस की भी संख्याएं होती हैं। पूर्णांक में 0 भी होता है, प्लस भी होता है और माइनस भी होता है। लेकिन यहाँ पर क्लियर कट बोला गया है कि दिए गए दो धनात्मक पूर्णांक, मतलब आपको माइनस वाली संख्याएं नहीं लेनी है। आप 0 भी ले सकते हैं और प्लस वाली भी ले सकते हैं। और उन धनात्मक पूर्णांकों को क्या बोला गया है? a और b। यहाँ पर जो मैंने 3 और 17 लिए हैं, इसमें 3 और 17 धनात्मक पूर्णांक है। ध्यान ये रखना है, बड़ी वाली संख्या को आपको मानना है a और छोटी वाली संख्या को आपको लेना है b। अब जैसे हम भाग देते आए हैं वैसे हम भाग देंगे। 3 का भाग 17 में देंगे तो 3 पंजे कितना आएगा? 15। 15 कर दिया। 17 में से 15 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 2। जितने बार भाग गया है, जितने बार भाग गया है उससे हम बोलते हैं भागफल, जिसे हम Q से दर्शाते हैं। क्योंकि भागफल को इंग्लिश में कोसेंट बोलते हैं, तो इसे हम किससे दर्शाएंगे? Q से। और जो शेषफल बचा है, जो शेष बचा है 2, उसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है? शेषफल को रिमाइंडर। तो रिमाइंडर का पहला अक्षर R है, तो हम किससे दर्शाएंगे? R से। तो इसे हमने किससे दर्शा दिया? R से। इतना आपको समझ आ गया? तो इसे हम लिख क्या सकते हैं? 17 को हम लिख सकते हैं 17 को हम लिख सकते हैं
3 गुणा 5, क्या लिख सकते हैं 17 को? 3 गुणा 5 प्लस 2। क्यों? क्योंकि 3 पंजे कितना हो जाएगा 15 और प्लस 2 कितना हो जाएगा 17। सत्रह को मैंने क्या माना था वो हम लिख देंगे, 17 को मैंने ए माना है तो यहां ए लिख दिया जाएगा, बराबर 3 को मैंने क्या माना है बी तो हम बी लिख देंगे, गुणा 5 को मैंने क्या माना है क्यू तो क्यू, प्लस 2 क्या आया है आर तो आर। तो यहां से सूत्र बन गया ए बराबर वी क्यू प्लस 2 क्या था आर। ए बराबर क्या आया बी क्यू प्लस आर। और यही क्या है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब यहां पर समझिएगा, यहां पर दिया गया है कि दिए गए दो धनात्मक पूर्णांक में 0 भी आता है, प्लस भी आता है, माइनस भी आता है, तो वो पूर्णांक आपको धनात्मक लेने हैं, मतलब आपको माइनस वाली संख्याएं नहीं लेनी है। और उन पूर्णांकों को क्या बोला गया है ए और बी। तो मैंने पूर्णांक यहां पर क्या लिए हैं 3 और 17, दोनों प्लस वाले हैं। बड़ी वाली संख्या को मैंने ए माना है और छोटी वाली संख्या को मैंने क्या माना है बी। मैंने सिंपल सा भाग दे दिया। अब आगे हम प्रमेयिका के बारे में पढ़ते हैं कि ऐसी अद्वितीय का मतलब क्या होता है कि जो मैंने धनात्मक पूर्णांक लेकर भाग दिया है उसका जो आंसर आएगा वो एक और एक ही आएगा, इसके अलावा इसका कोई भी आंसर नहीं होगा। 17 को हम 3 गुणा 5 प्लस 2 के रूप में ही लिख सकते हैं, इसके अलावा हम किसी भी रूप में नहीं लिख सकते। क्यों, वो मैं आपको अभी बताने वाला हूं। फिर आगे कह रहा है कि ऐसी पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान हैं। तो Q और R ऐसी संख्याएं हैं जो कैसी हैं, पूर्ण संख्याएं। अब पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं, 0 1 2 3 4 5। मतलब Q और R के मान कहां से शुरू होंगे, 0 से कहां तक, अनंत तक। अगर मैं यहां लिख दूं कि Q, R बराबर क्या होगा 0 1 2 3 डॉट 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 डॉट, मतलब 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो सबसे पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में मैंने क्या बताया कि ए और बी कैसे धनात्मक पूर्णांक है, मतलब प्लस वाले लेने हैं। अद्वितीय का मतलब आंसर एक और एक ही आएगा, उसके अलावा नहीं आएगा। तीसरी चीज क्या है कि Q और R पूर्ण संख्याएं हैं। पूर्ण संख्याएं मतलब जिनकी शुरुआत कहां से होगी, 0 1 2 3 4 5 6। और शर्त क्या आई यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की, ए किसके बराबर होगा, VQ प्लस R के, जहां पर 0 छोटा किससे होगा, R से। यहां पर एक बिंदु है मतलब छोटा है, इधर 2 बिंदु है मतलब बड़ा है। तो यहां पर ध्यान रखना 0, अगर मैं इसे इस तरीके से लिख दूं कि 0 छोटा है और ये बराबर है, 0 छोटा है, ये एक बिंदु है मतलब छोटा है, इधर 2 बिंदु है मतलब बड़ा है। तो 0 R से छोटा है और बराबर भी है, 0 R से छोटा भी है और बराबर भी है।
पहली शर्त ये है। दूसरी शर्त क्या है कि आर हमेशा छोटा होगा किससे? बी से। आर हमेशा छोटा होगा किससे? बी से। सीधी सी बात है। आर का मान बी से छोटा होगा। अगर यहां 4 आ जाता है तो 3 का भाग एक बार और चला जाएगा। अगर यहां 5 आता है तो 3 का भाग एक बार और चला जाएगा। तो ध्यान रखना, आर का मान बी से हमेशा कैसा होगा? छोटा। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। मैंने क्या बताया कि 0 का मान आर से हमेशा कैसा होगा? छोटा होगा। आर यहां कितना है? 2। 0 2 से छोटा होता है। आर का मान यहां कितना आया? 2 आया। तो 0 का मान आर से छोटा होगा या कैसा होगा? बराबर होगा। दूसरा एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। सपोज मैंने ले लिया 4 और 4 का भाग मैंने दे दिया 20 में। ये क्या हो जाएगा? ए। ये क्या हो जाएगा? बी। भाग दे दो तो 4 पंजे कितना आएगा? 20। 4 पंजे कितना आ जाएगा? 20। क्या आया? 0। ये क्या हो गया? आर। और ये क्या हो गया? क्यू। 0 का मान आर से या तो छोटा होगा या बराबर होगा। 0 आर के कैसा है? बराबर। इसे भी हम कैसे लिख सकते हैं? 20। इसे हम कैसे लिख सकते हैं? 20 बराबर 4 गुणा 5। क्या लिख सकते हैं? 4 गुणा 5 प्लस 0। 4 पंजे 20 में 0 जोड़ेंगे क्या आएगा? 20 आएगा। 20 को क्या लिया है? ए। 4 को क्या लिया है? बी। 5 को क्या लिया है? क्यू। 0 क्या है? आर। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कुछ सिद्ध करता है। ए बराबर वी क्यू प्लस आर। उम्मीद करता हूं आपको ये प्रमेय का समझ आई होगी और इसी का उपयोग करके हम 3 के तीनों प्रश्न हल करने वाले। बहुत ही आसान प्रश्न है, टेंशन मत लो। लेकिन ये प्रमेय का कि तीनों लाइनें और शर्त आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि हर एक प्रश्न में ये चीज आपको लिखनी ही पड़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 2। तो सबसे पहले प्रश्न नंबर 2 को पढ़ लेते कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक के बारे में मैंने आपको बताया था, जिसमें 0 भी होता है, माइनस भी होता है और प्लस भी होता है। प्लस वाली भी संख्याएं लेनी है और माइनस वाली भी संख्याएं लेनी है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, पूर्णांक संख्याएं देखिएगा, 0 भी, प्लस वाली भी और माइनस वाली भी। लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि विषम पूर्णांक, विषम संख्याएं अर्थात वो संख्याएं जिनमें 2 से भाग ना जाए, जैसे 1 3 5 7 9 ... अनंत तक जाएंगे। इनमें 2 का भाग ना जाए तो विषम संख्याएं कहलाती हैं। तो दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में होता है। जहां q एक पूर्णांक है तो q 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था ये सारे के सारे प्रश्न यूक्लिड विभाजन प्रमेय के माध्यम से सॉल्व होंगे। तो सबसे पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेय लिखेंगे। उससे पहले आपको ध्यान रखना है, जो Q होता है, Q के साथ
जो भी संख्या है, Q के साथ जो भी संख्या है वो B का मान होता है। या ऐसा बोल दो कि Q का गुणांक हमेशा क्या होगा, B। मतलब B का मान कितना होगा, 6। तो सबसे पहले हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लिखेंगे, उसके बाद B का मान मुझे क्या मिल गया, 6। बहुत आसान प्रश्न है, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का मैंने लगा दी, जहां B बराबर कितना है, 6। तो यहां लिख देंगे हम B बराबर 6। तो A का मान क्या हो जाएगा, तो A बराबर 6Q प्लस R। और आपको पता है कि R B से कैसा है, छोटा। मतलब R का मान छोटा होगा, B का मान कितना आया, 6। क्या आ जाएगा, 6। तो R का मान 6 से छोटा है, अर्थात R का मान, B क्या है, पूर्णांक है, पहले ही बता दिया था। पूर्णांक है मतलब 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। 6 नहीं होगा क्योंकि R का मान छोटा है। यहाँ बराबर का चिन्ह नहीं दिया है, अगर इस टाइप का चिन्ह लगा होता तो किसका होता, बराबर का, तो 6 भी आता। तो R के कितने मान आए, 0 1 2 3 4 5। अब आपके कितने केस बनेंगे, 6 केस बनेंगे। तो पहला केस लिखते हैं, बहुत आसान है, थोड़ा सा ध्यान रखिए। केस नंबर 1, R का मान हम क्या लेंगे, 0। R का मान क्या लिया जाएगा, 0। R बराबर 0 लेने पर या रखने पर, R का मान 0 हम किस में रखेंगे, A में रखेंगे। तो A क्या होगा जाके, A बराबर क्या है, 6Q प्लस R बराबर 6Q प्लस R की जगह R का मान रखो, R का मान क्या रखेंगे, 0। 0 रख दिया, बराबर क्या हो गया, 6Q। मैंने क्या बताया, यहाँ क्वेश्चन में बोला गया था विषम पूर्णांक। तो सबसे पहले मुझे यहाँ देखना है, क्या देखना है, क्या A का जो मान 6Q आया वो 2 से विभाजित है कि नहीं है। A का मान 2 से विभाजित है अथवा नहीं है। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या 2 का भाग इसमें जा रहा है, 2 का भाग इसमें हम देते हैं, तो 2 तियां कितना हो जाएगा, 6। तो ये 2 से कैसा है, विभाजित है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, यह है 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है। अतः 6Q समपूर्णांक है। और मुझे कैसे देखना है, विषम पूर्णांक। तो हमें अब जाना है केस नंबर 2 पे। केस नंबर यहाँ पर 2 क्या है कि R बराबर हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो यहाँ लिखते हैं केस नंबर 2, केस नंबर 2, R बराबर कितना लेने पर, 1 लेने पर। तो A बराबर क्या हो जाएगा, 6Q प्लस 1। 6Q प्लस 1। अब यहां मुझे देखना है क्या 6Q प्लस 1 2 से विभाजित होगा। 2 से विभाजित होने के लिए सबसे पहले यहां से 2 कॉमन आना चाहिए। केस नंबर 2 पर हम बाद में बात करते हैं, पहले हम देखते हैं केस नंबर 3। पहले मैंने R बराबर 0 लिया, अब R बराबर 1 लिया, अब R बराबर कितना लेंगे, 2। केस नंबर 3, केस नंबर 3, R बराबर 3 लेने पर
तो ए क्या हो जाएगा, ए बराबर 6q प्लस, सॉरी यहाँ आर बराबर 2 लिया जाएगा, पहले 0 लिया फिर 1 लिया फिर 2 लेंगे, तो यहाँ से कितना ले लिया जाएगा 2। अब मुझे देखना है क्या ये 2 से विभाजित है, तो 2 से विभाजित होने के लिए सबसे पहले ये यहाँ से 2 कॉमन आना चाहिए, तो 2 3 6, 2 एकम 2, 2 क्या आ जाएगा कॉमन। कॉमन का मतलब क्या होता है, भाग देना, तो 2 का हम इसमें भाग दे देंगे, 2 3 कितना हो जाएगा 6, क्यू जैसे का तैसा, प्लस 2 एकम 2। अब इस संख्या में 2 का आराम से भाग चला जाएगा, क्योंकि 2 का भाग देंगे 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, अर्थात ये 2 से विभाजित है। 2 से विभाजित है मतलब कैसा है, समपूर्णांक है, क्योंकि जिन संख्याओं में 2 का भाग जाता है वो कैसा होता है, समपूर्णांक होता है, जिनमें 2 का भाग ना जाए वो भी समपूर्णांक होते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं यह है, यहाँ 2 कॉमन आ गया तो 2 से विभाजित होगा तो समपूर्णांक होगा, यह है 2 से विभाजित है, अतः 6q + 2 समपूर्णांक। अब आ जाते हैं केस नंबर 2 पे, जो मैंने छोड़ दिया था। यहाँ पर 2 कॉमन नहीं आया, और 2 कॉमन नहीं आया इसलिए यह 2 से विभाजित नहीं होगा, और 2 से विभाजित नहीं होगा तो ये कैसा होगा, समपूर्णांक। तो यहाँ लिख सकते हैं यह है 2 से विभाजित नहीं है, इसलिए 6q + 1 समपूर्णांक होगा। अब आ जाते हैं केस नंबर 4 पे। अभी मैंने क्या लिया, r बराबर 2, अब r बराबर कितना लेंगे 3, क्योंकि r बराबर मुझे कहाँ तक लेना है, 5 तक लेना है। मैंने कहाँ तक ले लिया है, 2 तक ले लिया है। अब r बराबर लेंगे 3, तो यहाँ लिखते हैं केस नंबर 4, r बराबर 3 लेने पर तो a क्या हो जाएगा, a बराबर 6q + 3, तो यहाँ से कॉमन क्या आएगा, 6 और 3 में कॉमन आएगा 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। क्या ये 2 से विभाजित है, 2 का भाग 3 में जाएगा, नहीं जाएगा, और नहीं जाएगा तो कैसा होगा, 2 का भाग जब 3 में नहीं जा रहा है तो समपूर्णांक होगा, नहीं होगा। कैसा पूर्णांक होगा, विषम पूर्णांक, क्योंकि जिन संख्याओं में 2 का भाग नहीं जाता है वो विषम पूर्णांक कहलाती हैं। तो यहाँ लिखेंगे यह है 2 से विभाजित नहीं है, इसलिए 6q + 3 विषम पूर्णांक है। अब आ जाते हैं केस नंबर 5 पे। केस नंबर 5, केस नंबर 5 में क्या लेंगे, r बराबर 4, r बराबर 4 लेने पर तो a का मान क्या हो जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा 6q + 4, कॉमन लो यहाँ से, 6 और 4 में कॉमन कितना आएगा, 2, कॉमन का मतलब भाग देना, 2 का भाग 2, 2 3 कितना हो जाएगा 6, प्लस 2 दूनी 4, क्या इसमें 2 का भाग जाएगा, 2 का भाग जब मैं इसमें दूंगा तो 2 से 2 कट जाएगा, मतलब पूरा पूरा भाग जा रहा है। 2 का भाग अगर जा रहा है
मतलब कैसा पूर्णांक होगा, सम पूर्णांक होगा। तो यहाँ लिखेंगे यह है 2 से विभाजित है, इसलिए 6q + 4 सम पूर्णांक होगा। r बराबर 4 तक मैंने कर लिया। अब बारी आती है r बराबर 5 की। केस नंबर 6, केस नंबर 6, r बराबर 5 लेने पर तो ये क्या हो जाएगा, a बराबर 6q + 5। इसमें से हम कॉमन लेंगे। क्या इसमें से 2 कॉमन आएगा? 2 कॉमन नहीं आएगा। 2 कॉमन नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे, 2 से जब इसमें भाग देने जाएंगे तो 2 का भाग जाएगा नहीं। 2 का जब इसमें भाग नहीं जाएगा तो ये कैसा कहलाएगा, विषम पूर्णांक कहलाएगा। तो यहाँ लिखेंगे यह है 2 से विभाजित नहीं है, इसलिए 6q + 5 विषम पूर्णांक होगा। और इसमें क्या पूछा गया था हम देख लेते हैं एक बार कि 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में होता है। ये तीनों के तीनों 1, 3, 5 विषम पूर्णांक के रूप में होता है। देख लेते हैं हम। सबसे पहले 5 वाला देखेंगे। 5 विषम पूर्णांक है। उसके बाद 6q + 3 यह भी विषम पूर्णांक के रूप में है। उसके बाद बारी आती है 6q + 1, यह भी विषम पूर्णांक के रूप में है। क्योंकि यहाँ से 2 कॉमन नहीं आया था तो 2 से विभाजित नहीं है, इसलिए 6q + 1 भी विषम पूर्णांक के रूप में है। तो हम लिख सकते हैं अंत में, अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेय के माध्यम से सिद्ध होता है कि 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में है। विषम पूर्णांक के रूप में है। उम्मीद करता हूं आपको यह प्रश्न अच्छी तरीके से समझ आया होगा। अब बारी आती है प्रश्न नंबर 4 की। प्रश्न नंबर 4 को हम पढ़ लेते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। इसमें अंतर समझिएगा। इस प्रश्न में अंतर क्या है, अभी धनात्मक विषम पूर्णांक लिया था इससे पहले वाले प्रश्न में। अभी यहाँ कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, मतलब जो भी धनात्मक पूर्णांक a होगा, ये जो धनात्मक पूर्णांक होता है वो हमेशा किसका मान होता है, a का। धनात्मक पूर्णांक का वर्ग अगर हम करते हैं तो वो किस रूप में होना चाहिए, 3m
या 3m+1 के रूप में होना चाहिए। और ध्यान आपको ये रखना है कि जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है वहां v के साथ q भी हो सकता है या m भी हो सकता है, q की जगह q के स्थान पर m भी हो सकता है, k भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ध्यान रखना है आपको कि संख्या के साथ जो भी है वो हमेशा क्या लेना है, आपको q ही लेना है, और संख्या हमेशा क्या लेनी है, b। मैंने पहले ही आपको बताया है कि यहां q हो सकता है, m हो सकता है, k हो सकता है, लेकिन उसके साथ जो भी संख्या होगी वो हमेशा किसका मान होगा, b का। किसका मान होगा, b का। और आपको प्रमेयिका का उपयोग करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो सबसे पहले हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लिखते हैं, और ध्यान रखना है धनात्मक पूर्णांक का क्या करना है, यहाँ पर वर्ग। b का मान यहाँ कितना दिया है, 3, और आसानी से सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। तो मैंने यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लिख दी, और मैंने आपको बताया है पहले ही कि m के साथ जो भी संख्या है वो किसका मान होगा, b का। तो यहाँ हम लिख देते हैं b बराबर 3। b बराबर कितना दिया है, 3। और आपको पता है r का मान हमेशा b से कैसा होता है, छोटा। तो r छोटा है, b का मान कितना दिया है, 3। तो यहाँ लिख देंगे 3। r एक पूर्णांक संख्या है, तो r का मान क्या होगा, r का मान बराबर होगा, पूर्णांक किससे शुरू होता है, 0 से, और 3 से छोटा है तो क्या आएगा, 1 आएगा, और क्या आएगा, 2 आएगा। r का मान 3 से कैसा है, छोटा है, और r कैसा है, पूर्णांक है। तो पूर्णांक हमेशा 0 से शुरू होता है, और 3 से छोटा है तो 1 आएगा, और क्या आएगा, 2 आएगा। मतलब 3 केस बनने वाले हैं। तो केस नंबर 1, केस नंबर 1, r बराबर सबसे पहले क्या लेंगे, 0। r बराबर 0 लेने पर तो a बराबर क्या आ जाएगा, a बराबर b का मान कितना है, 3। b का मान यहाँ कितना दिया है, 3, और a बराबर b की जगह b का मान रख दिया 3, q है तो क्या आएगा, q, प्लस r की जगह क्या रख देंगे, 0। a बराबर क्या आएगा, 3q। a क्या आया आपका, a क्या आया, धनात्मक पूर्णांक। और यहाँ क्लियर कट बोला गया है, धनात्मक पूर्णांक का क्या करना है, वर्ग। तो यहां पर हम दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे, तो इधर क्या हो जाएगा, a का वर्ग, और इधर क्या हो जाएगा, 3q का वर्ग। 3 का वर्ग 3 का 2 बार गुणा करेंगे, 3 तिया कितना आएगा, 9, और q की घात 2 है तो क्या आएगा, q की घात 2। और ये किस रूप में होगा वो भी देख लीजिएगा, ये या तो 3m के रूप में होगा या 3m+1 के रूप में होगा। तो देख लेते हैं हम किस रूप में प्राप्त होगा। तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 3, 3 तिया कितना हो गया, 9, q² जैसे का तैसा। 3m या 3m+1 के रूप में होगा। तो मुझे क्या मिल गया, यहाँ पर मुझे कितना मिल गया, 3 मिल गया। मतलब बाकी जो बचा होगा वो क्या होगा, m होगा। क्या होगा, m। मुझे यहाँ पर 3 मिल गया, और बाकी जो ये बचा है वो क्या होगा, m होगा। तो हम मान लेंगे, माना m बराबर कितना मानेंगे, 3q²। क्या आएगा, 3q²। अब हम लिख देंगे a² बराबर 3 है तो क्या आएगा, 3,
3 है तो क्या आएगा 3, और इस पूरे को मैंने क्या माना 3 की क्यू स्क्वायर को m माना है, इसे मान लिया मैंने m, और इसे मैं दे देता हूँ समीकरण नंबर 1। केस नंबर 1 हो गया। केस नंबर 1 कैसे प्राप्त हुआ, r बराबर 0 रखने पर, और r बराबर मुझे लेना क्या है, 0 भी लेना है, 1 भी लेना है और 2 भी लेना है। तो केस नंबर आता है 2। r बराबर क्या लेंगे 1, तो a क्या हो जाएगा 3q प्लस r की जगह मुझे क्या लेना है 1, मैंने रख दिया 1। ये मुझे धनात्मक पूर्णांक मिल गया, और प्रश्न के अनुसार मुझे धनात्मक पूर्णांक का क्या करना है वर्ग, तो इस साइड भी मैं वर्ग करूंगा और इस साइड भी क्या करूंगा वर्ग। और मुझे एक सूत्र पता है, कौन सा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab। इस पहले पद को मुझे ले लेना a और दूसरे पद को लेना है b, तो क्या आएगा a स्क्वायर बराबर a की जगह 3q रखना है तो 3q का स्क्वायर, b की जगह 1 रखना है तो 1 का स्क्वायर, 2 है तो क्या आएगा 2, a की जगह a का मान 3q गुणा b की जगह b का मान कितना आएगा 1। यहां तक आपको समझ आ गया होगा, तो आगे चलते हैं। क्या आएगा a का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, q का स्क्वायर q स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1, 2 3 6, 6 कम 6, 6q। आपका रूप ये बन गया जाके, और आपको पता है ये या तो आपको 3m के रूप में प्राप्त होगा या 3m प्लस 1 के रूप में प्राप्त होगा। तो यहाँ पर देखिए किस रूप में प्राप्त हो रहा है, यहाँ आपको 1 मिल रहा है, मतलब अंदाजा ये लगा सकते हो आप ये 3m प्लस 1 के रूप में मिलेगा, क्योंकि यहाँ प्लस 1 मिल रहा है। तो हल करते हैं, तो a स्क्वायर, तो प्लस 1 को हम अलग लिख देंगे प्लस 1, इधर आएगा 9q स्क्वायर, इधर क्या आएगा प्लस का 6q, इसे अलग लिखा रहने दो। और यहां से 3m बनाना है, मतलब यहां से आपको 3 कॉमन लेना है, तो यहां से 3 कॉमन ले लेता हूं, और कॉमन का मतलब भाग देना, 3 का भाग देंगे तो 3 दिया कितना आएगा 9, q स्क्वायर जैसे का तैसा, 3 दूनी कितना आएगा 6, q जैसे का तैसा प्लस क्या आएगा 1। तो ये रूप आपको मिल गया 3m प्लस 1। तो इस पूरे को हम क्या मान लेंगे m, माना m बराबर 3q स्क्वायर प्लस का 2q। अब हम मान रख देंगे तो क्या आएगा a स्क्वायर बराबर 3 है तो 3, इस पूरे को मैंने क्या मान लिया m प्लस 1 जैसे का तैसा, समीकरण नंबर 2। अब केस नंबर 3 पे आते हैं, r बराबर 2 लेने पर। केस नंबर 3, r बराबर क्या लेंगे 2 लेने पर, तो a का मान क्या हो जाएगा 3q प्लस r की जगह हम क्या रख देंगे 2, क्योंकि a बराबर क्या है bq प्लस r, b का मान 3 है, r का मान कितना लिया है 2। ध्यान रखना a क्या है धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक का प्रश्न में क्या करना है वर्ग, तो इधर वर्ग करेंगे तो क्या आएगा a का स्क्वायर, इधर भी हमें वर्ग करना है तो क्या आएगा 3q प्लस 2 का स्क्वायर
तो ए स्क्वायर बराबर, अभी मैंने सूत्र बताया था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, पहले का स्क्वायर 3q का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 2a गुणा b, तो क्या आएगा 3q इंटू 2, तो क्या आएगा a का स्क्वायर, 3 का वर्ग कितना आएगा 9, q का वर्ग कितना आएगा q स्क्वायर, प्लस है तो क्या आएगा प्लस, 2 का वर्ग कितना आएगा 4, प्लस है तो क्या आएगा प्लस, 2 3 6 और 6 दूनी 12, कितना आ जाएगा 12, और q है तो क्या आएगा q। तरीका आपको ध्यान रखना है, या तो ये 3m के रूप में आएगा या 3m प्लस 1 के रूप में आएगा, तो कोशिश करो 3m बने या 3m प्लस 1 बने। 3m कब बनेगा, जब सभी पदों में से 3 कॉमन आएगा, 3 इसमें से कॉमन आएगा, इसमें से कॉमन आएगा, लेकिन इसमें से कॉमन नहीं आएगा, तो 3m का रूप नहीं बनेगा, तो क्या बनेगा 3m प्लस 1, और 3m प्लस 1 कब बनेगा, जब प्लस 1 हमें मिलना चाहिए, तो ए स्क्वायर प्लस 1 मिलेगा, तो प्लस 1 अलग लिख देता हूं मैं, ये पद जैसे का तैसा, प्लस यहाँ था कितना 4, आया कितना 1, तो 1 में कितना जोड़ेंगे 4 आएगा, 3 जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे 3, 3 और 1 कितना हो गया 4, प्लस 12 क्यू जैसे का तैसा। अब प्लस 1 तो अलग रहेगा, क्योंकि रूप क्या बनेगा 3m प्लस 1, अब यहां से मुझे 3 कॉमन ले लेना, तो क्या आएगा ए स्क्वायर, 3 कॉमन ले लो, कॉमन का मतलब भाग देना, 3 दिया कितना आएगा 9, क्यू स्क्वायर जैसे का तैसा, प्लस है तो प्लस, 3 एकम 3, प्लस है तो प्लस, 3 चौकू 12, क्यू जैसे का तैसा, प्लस क्या आएगा 1, 3 मिल गया, इस पूरे को क्या मानेंगे m, तो क्या बन जाएगा 3m प्लस 1, तो ए स्क्वायर बराबर, पहले हम मानेंगे इसे, माना m बराबर 3q स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 4q, और तो आएगा क्या, अब ए स्क्वायर बराबर 3, इस पूरे को मैंने क्या माना m प्लस 1 जैसे का तैसा, ये हो गया आपका तीसरा समीकरण। लास्ट में यहां पर आपको क्या लिखना है, समीकरण 1, क्योंकि तीसरा समीकरण 3m प्लस 1 के रूप में आया, दूसरा समीकरण भी 3m प्लस 1 के रूप में आया है, और पहला समीकरण आपका 3m के रूप में आया है, और यही मुझे क्या करना था, सिद्ध करना था। तो लास्ट में हम लिख देंगे समीकरण 1, 2, 3 से सिद्ध होता है, से सिद्ध होता है कि किसी भी ध्वन्यात्मक से सिद्ध होता है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है। उम्मीद करता हूं आपको सारी के सारे प्रश्न समझ आए होंगे। पांचवा प्रश्न मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं और जिसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। थोड़ा प्रश्न बड़ा है
लेकिन अगर आपको ये दोनों प्रश्न समझ आए होंगे तो पांचवें प्रश्न का आप जवाब आसानी से देंगे, और पांचवा प्रश्न आपको अगले वीडियो में मैं ज़रूर करा दूंगा, ठीक है। लेकिन आप कमेंट में इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा। इससे पहले वाला प्रश्न आपको देखना है तो आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इसी प्रकार के आप वीडियो देखना चाहते हो तो अपने दोस्तों में हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। इससे हमें वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। और आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, या किसी प्रकार का कोई भी डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। आपको वीडियो लगातार हमारे मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।